चलिए बेटा, अगला टॉपिक हम पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे प्रकृति के मूलभूत बल या बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर, जिसमें हम लोगों ने गुरुत्वाकर्षण बल को पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, देखो जिसको वैद्युत चुंबकीय बल भी कहा जाता है। इसमें दो चीजें आ जाती हैं, एक तो विद्युत क्षेत्र और एक आ जाता है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, यानी कि विद्युत क्षेत्र को भी पढ़ना है, चुंबकीय क्षेत्र को भी पढ़ना है, सिर्फ बेसिक पढ़ना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। अच्छा, अब हम जानते हैं कि भाई विद्युत क्षेत्र किसकी वजह से? विद्युत क्षेत्र होता है आवेश की वजह से। ओके, और चुंबकीय क्षेत्र किसकी वजह से होता है? चुंबक की वजह से। क्लियर? विद्युत क्षेत्र किसकी वजह से? आवेश की वजह से। और चुंबकीय क्षेत्र किसकी वजह से? चुंबक की वजह से। अब यहां पर एक चीज और सीखनी होगी हमें, देखो उस चीज को समझो आप। मेरे पास ये एक आवेश है Q, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। इसकी तीन कंडीशन हो सकती हैं। पहली रेस्ट, यानी कि स्थिर, दूसरा मोशन, और तीसरा भी मोशन। ये हो गई गतिशील और ये भी हो गई गतिशील अवस्था। ओके, अब आप कहेंगे कि भाई गतिशील अवस्था में दो कैटेगरी क्यों ली गई है? उस दो कैटेगरी को हम अभी समझते हैं। देखो कैसे, अगर चालक कह रहा हूं मैं, अगर आवेश रेस्ट में है, स्थिर है, क्योंकि अभी आप लोग 11th में आए हैं तो आप लोगों ने ज्यादा डिटेल पढ़ी नहीं है, क्योंकि हालांकि ये 12th में बहुत डीपली पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी हमें बेसिक समझना होगा। सिर्फ इस चीज को आप समझ गए कि अगर कोई आवेश रेस्ट में है, स्थिर अवस्था में है, तो उसके चारों ओर उसका एक प्रभाव क्षेत्र बनता है, जिसे कहा जाता है विद्युत क्षेत्र। क्लियर? भाई एक आवेश है, मान लो एक हमारे पास एक प्रोटॉन है, ओके, और उसके पास हम एक दूसरे प्रोटॉन को लेकर आते हैं, तो दोनों के बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। अब ऐसा तो नहीं कि मान लीजिए एक प्रोटॉन हमने अलवर में रखा हुआ है, दूसरा प्रोटॉन हमने दिल्ली में रखा हुआ है, तो क्या प्रतिकर्षण होगा? नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया कि प्रतिकर्षण, आकर्षण, इन सब की एक लिमिट होती है, एक रेंज होती है जहां तक ये काम कर पाते हैं। तो वो किस वजह से होता है आकर्षण या प्रतिकर्षण, जो आप लोग अगले साल जाकर समझेंगे? विद्युत क्षेत्र की वजह से। इसका मतलब ये हुआ कि कोई आवेश अगर रेस्ट में है तो उसके चारों ओर कौन बनता है? विद्युत क्षेत्र बनता है। अब आवेश के चलने की दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन एक समान वेग से, ठीक है, एक समान वेग से, और दूसरी कंडीशन होती है असमान वेग से। ओके, एक समान वेग का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो मेरे पास कोई आवेश है, उसकी स्पीड है 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, मान लेते हैं कि उसकी स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड है। तो अभी भी 10 मीटर पर सेकंड है, 2 मिनट बाद भी 10 मीटर पर सेकंड है, 10 मिनट बाद भी 10 मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड, उसकी चाल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो उसको क्या कहा जाता है? एक समान वेग से या एक समान चाल से। लेकिन मान लो हमारे पास ऐसा हो कि अभी 10 है, उसके बाद 12 हो गया, कभी 14 हो गया, कभी 8 हो गया, कभी 6 हो गया, कभी 5 हो गया, कभी 20 हो गया। ठीक है, यानी कि उसकी चाल, उसका वेग या उसकी स्पीड क्या हो रही है? बार बार परिवर्तित हो रही है। तो उसको क्या कहा जाता है? असमान वेग कहा जाता है। और इस असमान वेग को एक और नाम दिया जाता है त्वरण। यानी कि जब भी वेग या चाल में परिवर्तन होता है तो वहां एक नया शब्द यूज किया जाता है, त्वरण, जिसको कहा जाता है एक्सेलरेशन। ओके, यानी कि वेग में परिवर्तन जब होता है तो उसे कहा जाता है त्वरण, जिसको हम लोग काइनेमेटिक्स यानी गतिकी वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इन चीजों को, है ना। चलिए, अब मैं कह रहा हूं कि अगर चार्ज रेस्ट में है तो सिर्फ क्या बनेगा? विद्युत क्षेत्र बनेगा। लेकिन अगर चार्ज एक समान वेग से चल रहा हो, ठीक है, चल रहा है लेकिन किससे? एक समान वेग से, तो वहां पर विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होगा। ठीक है, अगर आवेश एक समान वेग से चल रहा है, एक समान स्पीड से चल रहा है, तो विद्युत क्षेत्र में क्या होगा? परिवर्तन होगा। और परिवर्तन से क्या बनेगा? चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर? अगर आवेश एक समान वेग से चल रहा है तो विद्युत क्षेत्र में क्या होगा? परिवर्तन होगा। और क्या बनेगा? चुंबकीय क्षेत्र। कोई जरूरी नहीं कि सारा का सारा विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तित हो जाए। हो सकता है 50% हो सकता है 70% हो सकता है 90% हो सकता है 100% भी हो जाए। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आवेश स्थिर होगा तो सिर्फ कौन होगा? विद्युत क्षेत्र। लेकिन अगर आवेश एक समान वेग से चल रहा है तो वहां विद्युत क्षेत्र के साथ साथ और कौन हो सकता है?
चुंबकीय क्षेत्र भी हो सकता है। मैं कह रहा हूं हो सकता है ना, 99% होता ही है। यानी कि अगर आवेश एक समान वेग से चल रहा है तो वहां कौन कौन होता है, विद्युत क्षेत्र भी होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। अब तीसरी घटना कि मान लीजिए आवेश असमान वेग यानी त्वरण से चल रहा है, तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र बना है ये वाला, ये चुंबकीय क्षेत्र फिर से परिवर्तित होता है, फिर से परिवर्तन। ओके, यानी कि देखो पहले क्या बना, सिर्फ विद्युत क्षेत्र था हमारे पास, पहले क्या था, सिर्फ विद्युत क्षेत्र, ठीक, चलाया एक समान वेग से तो विद्युत क्षेत्र परिवर्तित हुआ, कौन बना, चुंबकीय क्षेत्र बना। लेकिन अब एक समान वेग में त्वरण से चला रहे हैं तो बनने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भी परिवर्तित होता है और फिर से एक और क्या बन जाता है, विद्युत क्षेत्र बन जाता है। क्लियर? इसका मतलब हम कह सकते हैं रेस्ट में सिर्फ विद्युत क्षेत्र, ओके, एक समान वेग कौन होगा, विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा, असमान से कौन होगा, विद्युत क्षेत्र जो पहले से हमने दिया था वो आवेश के अंदर था, प्लस चुंबकीय क्षेत्र प्लस एक नया विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जो लास्ट वाले हैं ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, EMW, विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्लियर? क्या बनाते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई देखो, अगर मान लो हमें विद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल को पढ़ना है या चुंबकीय बल को पढ़ना है तो चुंबक को पढ़ना तो बाद की बात है, पहले हम किसको पढ़ेंगे, आवेश को पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आवेश स्थिर है, रुका हुआ है, तो भाई साहब सिर्फ विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र होगा तो हम विद्युत बल निकालेंगे, और अगर आवेश चल रहा होगा तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ वहां कौन होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, तो वहां पर विद्युत बल के साथ साथ हम किस बल को निकालेंगे, चुंबकीय बल को निकालेंगे। ठीक है, तो ये पूरी कहानी आपको अच्छे से याद रखनी है, आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है। आपसे कोई पूछ भी सकता है कि भाई वैद्युत चुंबकीय तरंगों का कारण कौन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती कैसे है, तो आपको सिर्फ इतना कहना है कि त्वरित आवेश के कारण। ओके, वैद्युत चुंबकीय तरंगें कैसे बनती हैं, त्वरित आवेश के कारण।